हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 9। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चचा जान के बारे में हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। वो बेकरारी के आलम में झोंपड़ी के बाहर टहल रहे थे और मुंशी इन्हें तसल्लियाँ देने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। हमें देखकर मुंशी ने खुशी से नारा लगाया। जब हम लोग करीब पहुँचे तो चचा जान ने डांट पलाने वाले अंदाज में कहा, भाई तुम लोग कहाँ चले गए थे? जवाब में हमने इन्हें वहाँ पेश आने वाले सारा वाक़या बताया तो वो कहने लगे, इस किस्से में मैंने भी मज़दूरों से सुना था, लेकिन इस किस्से से ज़्यादा अहमियत ना दी थी। मैंने इसे झूठ का पलंदा समझा था, लेकिन अब तुम लोग खुद ही अपनी आंखों से इस खबीस की लाश देखकर आ रहे हो तो यकीन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप मज़दूरों की बस्ती में आज तक नहीं गए? मैंने पूछा। नहीं, आज तक नहीं गया, इसलिए कि मज़दूरों से बराह रास्त मेरा राब्ता कोई नहीं है। ये काम अपना मुंशी करता है। चचा जान एक और वाक़या भी पेश आया। मैंने कहा, वो क्या? रास्ते में इत्तफाकन हमारी उससे मुलाकात हो गई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उस अफरियत से? चचा जान ने रईस भाई को देखा। जी अब्बा जान, ये कहकर रईस भाई ने उसे रीच इंसान के मुतालिक रवाज चचा जान को गोश्त गुजार दी। हमें बातें सुनकर चचा जान ने फिक्रमंद में डूब गए और फिर बड़े बड़े गहरे लहजे में बोले, इस अफरियत से निजात हासिल करना होगी, वरना सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। चचा जान आप फिक्र ना करें, हम लोग ने इससे छुटकारा हासिल करने के लिए प्रोग्राम मरतब कर लिया है। कल ही इस प्रोग्राम पर अमल शुरू हो जाएगा। ये कहकर हमने अपना सारा प्रोग्राम चचा जान के सामने रख दिया। चचा जान ने सारी बातें सुनकर अपने मशवरों से नवाजा और हमने इनके मशवरों को गरह से बांध दिया। दूसरी सुबह का सूरज हमारे लिए चिफ बनकर उभरा। ये चैलेंज अपनी जान को जोखिम में डालना था। हम एक ऐसे आदमी से पेशावर शादी न थी। ये ठीक है कि रईस भाई का निशाना बहुत अच्छा था। इधर करम इलाही और फजल इलाही को भी अपने निशाने पर नाश था। अगरचा बंदूक मैंने बहुत कम चलाई थी, इसके बावजूद मेरा निशाना इतना बुरा ना था, लेकिन इस हफियत को ठिकाने लगाने के लिए अच्छे निशानों से ज़्यादा अच्छी हिम्मत की ज़रूरत थी। हम दोनों अपनी हिम्मतें आजमा चुके थे। करम इलाही और फजल इलाही भी दाग दिखाई देते थे। अल्लाह पर भरोसा करके हम चारों ने इस हफियत से निमटने का प्रोग्राम बना लिया था और इस मिशन का खुफिया रखने का ख़ास अहतमाम था। यही वजह थी कि हमने तय किया कि किसी मजदूर को अपने साथ न रखेंगे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक करम इलाही और फजल इलाही अपनी राइफलों समेत हमारे पड़ाव में पहुंच गए थे। इन दोनों को देखकर हमारे मुंशी का माथा ठंडा था कि वो अब हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा था कि ताकि हमारी बातों से कुछ अंदाज़ा लगा सके। कुछ देर के लिए मुंशी चाय वाय का इंतज़ाम करने बाहर गया तो मैंने रईस भाई से कहा, इस मुंशी को अपने साथ क्यों नहीं ले लें? क्यों? रईस भाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये बहुत बेकरार नज़र आ रहा है, साथ ले लेते हैं, ज़रा तफरी रहेगी, कुछ नहीं तो खाने पीने का सामान ही उठा लेगा। वैसे भी वो इस अफियत के राज से वाकिफ़ है। ठीक है, ले लेते हैं, लेकिन इसे ये नहीं बताना कि हम रिच इंसान को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। इससे सिर्फ आम शिकार का जिक्र कीजिए। अच्छा ठीक है, रईस भाई ने मेरी बात समझते हुए गर्दन हिलाई। करम इलाही और फजल इलाही चूँकि इस गुफ्तगू के पस नज़र से वाकिफ़ ना थे, इसलिए इनके चेहरों पर सवाल आ जा रहे थे। जब मैंने अफरीद से पहले मुलाकात का हाल इन्हें सुनाया तो ये बताते कि मुंशी किस तरह सर पर पाँव रखकर वहाँ से भागा था, तो दोनों के चेहरे खुल गए। करम इलाही ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, फिर तो मज़ा रहेगा। कोई आधा घंटे बाद हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में इस मकाम की तरफ रवाना हुए जहाँ कल अफरीद से मुलाकात हुई थी। वहाँ इस कामिल जाना यकीनी तो न था, लेकिन तय यही हुआ था कि हम अपनी मुहिम का आगाज़ इसी जगह से करेंगे। इस फैसले के पीछे कोई वाज़ेह मुंतकिल ना थी, लेकिन इस मुहिम का आगाज़ कहीं से तो करना था। लिहाजा यही तय हुआ कि इसकी तलाश इसी मकाम से की जाए। शायद आसपास के इलाके में इसी से कहीं मुलाकात हो जाए। मुंशी हमारी गाड़ी में मौजूद था और बहुत खुश था। खुश क्यों ना होता, उसे हमने साथ जो ले लिया था। इसे क्या मालूम था कि आइंदा कैसे कैसे सख्त मकामात आने वाले हैं। इस मकाम पर पहुंचकर हमने अपनी गाड़ियों की एक तरफ खड़ी कर की और जंगल में दाखिल हुए। रईस भाई सबसे आगे थे, इनके पीछे मुंशी, फिर मैं और मेरे पीछे वो दोनों भाई। जगह कशादा होती तो हम सब साथ ही चलने लगते। हम लोग बहुत एहतियात से चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे कि यकायक हमारे पाँव ज़मीन में गड़ गए। पाँव गड़ने की वजह दरअसल वो चीख थी जो नज़दीक ही से सुनाई दी थी। अभी हम सोच ही रहे थे कि ये चीख किसकी है कि सामने से मुंशी भागता हुआ नजर आया। उसके कंधे पर एक लंगूर सवार था। खौफ के मारे मुंशी का बुरा हाल था। इसके मुंह से बड़ी खौफनाक आवाज़ें निकल रही थीं और हालत ऐसी थी कि हंसी रोकना मुश्किल हो गई। वो हाथ में
पजामे का कमरबंद थामे लंगूर को कंधे से उतारता चीखते चिल्लाता दहाई देता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम चारों को देखकर इस लंगूर पर मुंशी के कंधे से छलांग लगाई और दौड़ता हुआ दरख्तों में गुम हो गया। रईस भाई ने फौरन इसका पीछा किया। मौमन मुझे ख्याल आया कि ये तो वही जगह है जहाँ हमने एक लंगूर मारा था। यह ख्याल आते ही हम सब भी रईस भाई की तरकीब में चल दिए। हमने जल्द ही रईस भाई को जा लिया। वो एक बड़े से पत्थर पर खड़े दरख्तों की ओट के सामने की तरफ देख रहे थे। हमारी आहट सुनकर इन्होंने पीछे मुड़कर देखा और खामोशी से अपनी तरफ आने का इशारा किया। हम सब बहुत आहिस्तगी से चलते इनके नज़दीक पहुंच गए। जब मैं पत्थर इनके बराबर खड़ा हुआ तो सामने बड़ा अजीब मंजर दिख रहा था। बहुत से लंगूर एक दायरे की शक्ल में बैठे थे और दरमियान में इस लंगूर की लाश पड़ी थी जिस रईस भाई की राइफल ने मौत के घाट उतार दिया था। लाश के साथ एक अकेला लंगूर सर झुकाए बैठा था। शायद वो मरने वाले लंगूर की मादा थी। ये सारे लंगूर इतने जुल्म और जब्त से बरामद जमा थे कि इन्हें देखकर हैरत हो रही थी। गालिबन वो मरने वाले लंगूर की लाश पर मातम कना थे। हम लोग कुछ देर बड़ी दिलचस्पी से इस तजरीज जलसे को देख रहे थे। जब इनकी इसमें कसम की तब्दीली ना हुई तो हम लोग खामोशी से वहाँ से हट आए और अपनी राह लग लिए। मुंशी तुम चुपचाप कहाँ खिसक गए थे? मालूम हुआ था कि वो वहाँ कहाँ रह गया था। बस ज़रा उसे छेड़ने के लिए बोला, भाई जहाँ जाया करो ज़रा बता कर जाया करो। बड़ी खैर हो गई थी, वरना ये लंगूर मुंशी को पकड़ लेकर जाते और इसकी रोटियां पकवा कर खाते। फजल-ए-लाही ने नहायत संजीदगी से कहा, इतनी संजीदगी से कि रईस भाई को भी हंसी आ गई। साहब जी, वो अचानक ही मेरे ऊपर कूद डाला था, बस इसीलिए मैं डर गया था, वरना मुझे मालूम होता कि लंगूर मेरे कंधे पर आ बैठा तो मैं भला डरता ही क्यों। मुंशी ने ज़रा गर्दन अकड़ कर कहा, हाँ हाँ देखता हूँ भला। तुम्हें अगर मालूम होता कि लंगूर तुम्हारे कंधे पर आ बैठा है तो तुम फौरन इसके सर पर हाथ फेर कर कहते, लो बेटा आज का ताज़ा अखबार पढ़ लो। इस मरतबा करम-ए-लाही ने मुंशी की खबर ली। हम लोगों को हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। बेचारा मुंशी शर्मिंदा होकर बगलें झांकने लगा। दोपहर तक हम लोगों ने जंगल का खासा हिस्सा छान लिया मगर इस अफियत से कहीं मुलाकात ना हुई। अब भूख लगने लगी थी, लिहाजा एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाल दी। मुंशी ने एक चादर बिछाकर खाना लगा दिया। मुंशी था बहुत सलीकामंद। उसने इस जंगल में भी कुछ इस तरह खाना पेश किया कि हमें लगा जैसे हम जंगलों में ना हों, घर में हों। खाना कुछ खाकर कुछ देर हम लोगों ने आराम किया और फिर राह मुतय्यन करके इस सफरियत की तलाश में निकल पड़े। वैसे आज का दिन हमें ज़ाया होता दिखाई दे रहा था। हम चूँकि ख़ास तौर पर इस रीछ इंसान की तलाश में निकले थे, इसलिए इसका दिखाई दे जाना मुहाल ही था। यूँ तो बखैर ढूंढने वो हमें दोबारा मिल जा चुका था। एक बार कुछ ऐसे जानवर दिखाई दिए जिन्हें शिकार किया जा सकता था, लेकिन हम लोगों ने ये सोचकर शिकार को सामने से गुजर जाने दिया कि कहीं गोली की आवाज़ सोए चौंक कर वो अफरीद इस इलाके से फरार ना हो जाए। इस सारी एहतियात को शाम तक ये नतीजा निकला कि खुद ना खुदा ही मिला और ना ही विशाल सनम। अंधेरा फैलने लगा था। जंगल में वैसे भी शाम जल्द ही हो जाती है। हम लोगों ने अब अपनी गाड़ियों की तरफ रुख किया। सूरज गुरूब होने से पहले पहले हमें अपने ठिकानों पर पहुंच जाना था। दूसरे दिन का प्रोग्राम तय करके करम-ए-लाही और फजल-ए-लाही अपने इलाके की तरफ चल दिए और हमने अपने जंगल का रुख किया। आगे जाकर एक दोहरा आता था। एक सड़क मजदूरों की बस्ती की तरफ जाती थी और दूसरी सड़क पड़ाव की तरफ। जब हम इस दोराहे पर पहुंचे तो वहाँ 4-5 मजदूर खड़े नजर आए। तुम्हारी उम्मत यहाँ क्यों खड़ी है? रईस भाई ने मुंशी से मुखातिब होकर कहा। मुंशी इन्हें देखकर पहले ही तजबीहात के आलम में पड़ गया था। वो सर झुकाते हुए बोला, पता नहीं साहब, आप ज़रा गाड़ी रोके, मैं देखता हूँ क्या मामला है। रईस भाई ने गाड़ी इन मजदूरों के पास जाकर खड़ी की। मुंशी को देखकर इन लोगों के चेहरे पर खुशी फैल गई। ये मजदूर अपने ही थे। मुंशी गाड़ी से उतरकर इनके पास चला गया। मजदूरों ने इसे घेरे में ले लिया और लगे चाय करी। वो अपने ज़बान में मुंशी को कुछ बता रहे थे कि मुंशी के चेहरे पर इनकी बातें सुनकर हवाइयाँ उड़ती जा रही थी। रईस भाई मुंशी का चेहरा देख रहे थे। आप हाँ, कोई ख़ास बात मालूम होती है? रईस भाई ने इसका चेहरा बगौर देखते हुए कहा। कहीं वो अफरीद इन मजदूरों को तो नज़र नहीं आ गया? शायद। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा होगा। रईस भाई ने फिक्रमंद होते हुए बोले। अरे आप परेशान क्यों हो गए? मुंशी को बात करके आने तो दें, मुमकिन है कि कोई और बात हो। मैंने रईस भाई को तसल्ली देते हुए कहा। खुदा करे ऐसा ही हो। गुफ्तगू अभी तक जारी थी। मुंशी बार बार हमारी तरफ पलट कर देख रहा था। इस देखने ने हमें और शेष पहुँच में डाल दिया था। बिला आखिर मुझे इससे सब्र ना हो सका। मैं जीप से घुकूद कर मुंशी के पास पहुँच गया और पूछा, मुंशी क्या मामला है? मामला बड़ा ख़तरनाक है साहब, आप गाड़ी में चल कर बैठें।
मैं अभी सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। मस्जिद ने बड़ी सफाई से मुझे वहाँ से टाल दिया। क्या चक्कर है? रईस भाई ने मुझे गाड़ी के नज़दीक आते हुए देखकर पूछा। मुंशी कह रहे हैं कि मैं आकर बताता हूँ। घामड़ का बच्चा बिलावजह सस्पेंस पैदा कर रहा है, बताता क्यों नहीं है इसने? ठहरो, मैं पूछता हूँ इससे जाकर। रईस भाई ने खान साहब से उतरकर आए। मैंने बड़ी मुश्किल से इन पर काबू पाया, वरना अब तक मंशी की खैरियत पूछी जा चुकी होती। थोड़ी देर बाद मंशी भागता हुआ आया और उछल कर जीप में बैठता हुआ बोला, साहब जी गजब हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।